हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SDM क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। आज मैं पढ़ने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखते बच्चे, मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठ है, ये कोई जो है पॉलिशदार पृष्ठ है, एक कोई पॉलिशदार पृष्ठ है और यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आपतित की जाती है, और ये है अभिलंब। जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसका क्या हो जाता है, उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। ये कौन सी किरण है? ये है आपतित किरण है। ये आपतित किरण, और ये कौन सी है? परावर्तित किरण। बच्चों देखो, जब कोई, मान लीजिए एक इस किरण का नाम है A, B और इसका नाम है C, और ये है अविलंब आपका NB। बच्चों देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण AB किसी तल, जो तल कैसा है बच्चे, एक चिकना तल है, एक पॉलिशदार तल है, जैसे ही आपतित किरण इस पर पड़ती है, इस पर टकराती है तो इसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। ए भी एक आपतित किरण है और BC का है परावर्तित किरण है, और ये NB का है अविलंब है, और ये कहलाता है आपतन कोण, और ये कहलाता है परावर्तन कोण। I कहलाता है आपतन कोण, R कहलाता है परावर्तन कोण कहलाता है। फिर से देखें बच्चे, इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं पहले। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना
लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। बच्चों एक बार फिर से देखें, ये जो है एक चिकना पृष्ठ है, एक पॉलिशदार पृष्ठ है। इस पर एक आपतित किरण ए बी टकराती है। टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ए बी एक आपतित किरण है, बी सी एक परावर्तित किरण है, आई आपतन कोण कहलाता है, आर परावर्तन कोण कहलाता है और एन बी अवलंब कहलाता है, बी आपतन बिंदु कहलाता है। वी क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे हम, जहाँ ए बी बराबर क्या है? ए बी आपतित किरण है। आपतित किरण है और वी सी क्या है? वी सी परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। और देखें बच्चे, एन बी क्या है? एन बी अभिलंब है। बच्चे आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, अवलंब को नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। और देखें, कोण आई बराबर आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। कोण आर बराबर परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। बच्चे कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। बच्चों समझ में आ गया होगा, परावर्तन की परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम, प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और ए बी एक आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है, एन बी अविलंब है, वी आपतन बिंदु है, कोण आई आपतन कोण कहलाता है, कोण आर परावर्तन कोण कहलाता है। बोलो समझ में आया? 100% समझ में आ गया होगा। बच्चे देखें, आगे देखिए। अब बच्चे हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। बच्चे परावर्तन के नियम इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम हैं। नंबर एक बच्चे देखें, नंबर एक फिर से देखें जरा थोड़ा सा। नंबर एक प्रीवियस में देखते हैं। देखो बच्चे, आपतित किरण, एक ही फिगर बनाना है आपको परावर्तन में और परावर्तन के नियमों में, एक ही फिगर बनाना है आपको। नंबर एक, ए बी क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो बच्चे फिर से देखें, पहला नियम है परावर्तन का, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। इसको हम लिख लेते हैं बच्चे, इसको हम लिख लेते हैं। आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण तथा
तथा आपतन आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो बच्चे, समझ में आया क्या? पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ देखें भैया, देखें फिर से चलते हैं, थोड़ा फिगर में चलते हैं बच्चे। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों के मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है, परावर्तन के नियम का दूसरा नियम है। देखिए, आपतन कोण परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये बच्चे दूसरा नियम हो गया, परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। ये दोनों ही नियम है परावर्तन के, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में आते ही रहते हैं बच्चे, इसलिए इसको ध्यान देना है इन चीज़ों पर। ठीक है बच्चे, अब हम थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं बेटा, एक नोट लिख लेते हैं, कर लेते हैं। एक नोट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। नोट में नंबर 1 डालेंगे। सबसे पहले देखना है, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठ है, मान लीजिए अब कोई प्रकाश की किरण जो है इस पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है। अब कोई प्रकाश किरण इस तल के लंबवत आपतित होती है। देखो बच्चे, इस तल के लंबवत आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनेदार पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो वह उसी माध्यम में उसी मार्ग से, जिस मार्ग से वो किरण आ रही थी, इसके लंबवत आ रही थी, तो उसी मार्ग से वो कैसे वापस लौट जाती है, बिल्कुल फिक्स होता है। अर्थात यदि कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है, तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखो फिर से देखें एक बार, यदि कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ के लंबवत आपतित हो रही थी और जैसे ही टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में उसी मार्ग से वापस चली जाती है। इफेक्ट है। अब जरा देखें इसमें, अर्थात अब देखना, अब ये देखना क्या ये परावर्तन के नियम को फॉलो करती है क्या? चलो देखते हैं। कोण I बराबर कोण R बराबर 0। देखिए कोण I का मान, अब आपतन कोण का मान कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो परावर्तन कोण का मान भी कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो कोण I कोण R दोनों बराबर है ना, परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है ना। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखें, एक दूसरा नोट लिखेंगे बच्चे। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी
किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन बच्चे देखिए फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ टकराती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। दूसरा देखें बच्चे, जब कोई प्रकाश की किरण खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, अर्थात इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब चिकने पृष्ठ टकराती हैं तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं, अर्थात रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बोलो समझ में आया? बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का नियम। चलो हम हेडिंग डाल लेते हैं बच्चे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, इसको कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, जरा इसको देखते हैं। देखिए बच्चे, मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। M1 M2 क्या है, एक समतल दर्पण है। इस पर बच्चे क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। जरा देखें, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है। एक वस्तु ए बी रख दी मैंने। एक वस्तु क्या रख दी, ए बी रख दी। क्या रख दी, ए बी। मान लीजिए ये प्रकाश की अक्ष मान लीजिए आप, ठीक है। और वस्तु ए बी के बिंदु ए से एक प्रकाश की किरण इस दर्पण के लंबवत आपतित होती है। इस दर्पण के लंबवत आपतित होती है। अभी तो अपन पढ़ के आए हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वो क्या करती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसका रिफ्लेक्शन उसी मार्ग से वापस हो जाता है। देखते जाना। अब दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु ए से मान लीजिए ए पी दिशा में जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पी बिंदु।
यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बच्चे? P बिंदु है। यहाँ पे कौन सा है? P बिंदु है। यदि कोई प्रकाशीय किरण जब सीधा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, कैसे लंबवत आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जरा देखते जाना। और मान लीजिए ये प्रकाश की किरण कोई है ए सी, मान लीजिए आप ए सी मान लीजिए, ठीक है। और बिंदु ए से एक दूसरी प्रकाश की किरण ए पी दिशा में आपतित होती है, तो इस चिकने पृष्ठ से क्या होगा? इसका भी क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी परावर्तन हो जाएगा। उसी माध्यम में इसका भी क्या हो गया? परावर्तन। देखिए जरा, ये माध्यम एक ही है ना। एक आपतित किरण ए पी इस पृष्ठ पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह बी सी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब क्या करते हैं? ये दोनों ही परावर्तित किरणों को, इन दोनों ही परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं। इन दोनों ही परावर्तित किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाकर देखा। हमने पीछे की ओर बढ़ाकर देखा। इन दोनों ही परावर्तित किरणों को मैंने पीछे की ओर बढ़ाकर देखा, तो ये माना बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों ही कहाँ पर? ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार ए डैश बी डैश, इस प्रकार ए डैश बी डैश, इस प्रकार ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का कौन सा प्रतिबिंब होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। और कैसा होगा? आभासी। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो आभासी होता है। जब भी कोई प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी होता है। और समतल दर्पण में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। देखो, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर। ए बी और ए डैश बी डैश की लंबाई कैसी है? बराबर है। बराबर है। बोलो, समझ में आया? फिर से देखिए, जब कोई प्रकाशीय किरण इस समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर आपतित होती है। कितने डिग्री पर हो रही है बच्चे? 90 डिग्री पर, मीन्स लंबवत आपतित हो रही है। आपतन के पश्चात जैसे प्रकाश किरण आपतित होती है, इसका जो परावर्तन होता है उसी मार्ग में हो जाता है, उसी मार्ग में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण ए पी इस पृष्ठ पर टकराती है और पी सी दिशा में इसका परावर्तन हो जाता है। ये दोनों ही परावर्तित किरणें जब इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो माना ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का सीधा तथा आभासी और कैसा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। और जरा देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है बच्चे? समान होती है। एक पॉइंट और देखना जरा, ये दर्पण होता है, दर्पण के सामने यदि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी होती है तो क्या होता है? इसमें पार्श्व परिवर्तन भी होता है। मीन्स ये प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब जानते हैं ना? यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है तो उसकी बाईं भुजा दाईं दिखाई देती है और दाईं भुजा बाईं दिखाई देती है। इसी को कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रम, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लिख लेते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, नंबर एक, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी अगर आभासी बनता है तो सीधा बनता है, तो कह देना सीधा। आभासी बनेगा, सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब और कहाँ बनता है? ये दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? आभासी सीधा तथा
तथा तथा दर्पण के दर्पण के दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चे, पहला पॉइंट हो गया था, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। दर्पण से समतल दर्पण, दर्पण मीन्स समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण से समतल दर्पण से वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, बराबर होती है। बोलो बच्चों समझ में आया? ये दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। यहाँ से जितनी दूरी पर वस्तु होती है, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या होता है, जितनी वस्तु की लंबाई होती है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है। लिख लेते हैं इसको भी लिख लीजिए। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। अर्थात ए बी बराबर ए डैश बी डैश। देखो ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है, और ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। इसमें भी बच्चे थोड़ा सा हम अर्थात के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना, इसमें भी हम अर्थात के रूप में लिख देते हैं। अर्थात ये देखो, दर्पण से वस्तु की दूरी बीपी बराबर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बीपी डैश, ये दोनों ही कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। थोड़ा सा फिगर देखना पड़ेगा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चे। चौथा पॉइंट देखें क्या होता है, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो व्यक्ति, यदि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो और दर्पण की ओर यदि वो वी वेग से गति करता है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरह वी वेग से गति करता है तो इसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता है, मीन्स दुगने वेग से गति करता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, लिख लेते हैं इसको। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी वेग से गति करता है, तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दर्पण की ओर गति करेगा, दर्पण की ओर गति करेगा। बोलो समझ में आया? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ और मैं मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर रहा हूँ उस दर्पण की तरफ, तो जो मेरा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने वो हमेशा 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति करेगा दर्पण की तरफ, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चे। चौथा नंबर हो गया था, 5वां नंबर लिख लेते हैं।
ये जो होता है ना, प्रतिबिंब होता है ना वस्तु का, ये पार्श्व व्युत्क्रम मीन्स पार्श्व परिवर्तन की घटना प्रदर्शित करता है। लिखेंगे इसको हम समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रम होता है। कैसा होता है बच्चे? पार्श्व व्युत्क्रम होता है, पार्श्व व्युत्क्रम होता है, पार्श्व व्युत्क्रम होता है। पार्श्व व्युत्क्रम समझ में आ गया ना? मतलब दाईं भुजा बाईं दिखती है दर्पण में और बाईं भुजा क्या दिखती है? दाईं दिखती है। कभी भी दर्पण में खड़े होकर देख लेना आप, ठीक है ना? ये दायां हाथ दिखेगा ना आपको, बायां लगेगा आपको, और बायां दायां लगेगा, देख लेना। चलिए एक नंबर और लिखेंगे हम, 6वां नंबर लिखते हैं पहले। देखो बच्चे, यदि मान लीजिए समतल दर्पण आपके सामने रखा हुआ है और आपको जो है अपनी आकृति मीन्स अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में आपको देखना है। समतल दर्पण रखा हुआ है जिसमें अपन लोग चेहरा देखते हैं, ठीक है ना? यदि मान लीजिए अपन को पूरा फिगर देखना है तो दर्पण की कितनी लंबाई होना चाहिए? जी हाँ, जो वस्तु होती है उस वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जितनी लंबाई की वस्तु होती है उसकी आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तो उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिख जाता है। जी हाँ, लिख लेते हैं इसको। किसी वस्तु का दर्पण में, किसी वस्तु का समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई कितनी होना चाहिए? उस वस्तु की आधी होना चाहिए। दर्पण की लंबाई उस वस्तु की आधी, उस वस्तु की आधी होना चाहिए, उस वस्तु की आधी होना चाहिए, उस वस्तु की आधी होना चाहिए। बच्चों, ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को आप जो है अच्छी तरह से इनका रिवीजन करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, तो आपको ये बहुत ही जो है आगे काम आने वाले हैं। कभी भी कोई भी पॉइंट किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है? अब ज़रा थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं बच्चे, एक नोट लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। नंबर 1, अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 समतल दर्पण ऐसे रख दिए समांतर, 2 समतल दर्पण रख दिए मैंने, आमने सामने रख दिए, और बीच में क्या रख दी मैंने? बीच में क्या रख दी? वस्तु रख दी एक। और मैं आपसे कहता हूँ बताइए उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो कह देना अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत। जी हाँ, लिख लेते हैं इसका अपन। यदि 2 समतल दर्पणों के बीच, समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। यदि 2 समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए, बच्चे ध्यान रखना, दोनों जो समतल दर्पण कैसे रखे जाते हैं? समांतर रखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों दर्पण, दोनों जो समतल दर्पण, जो प्लेन मिरर होते हैं ना, जिसमें अपन लोग चेहरा देखते हैं,
यदि उनको समांतर रख दिया जाए, उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए, तो उस वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे हम आपसे पूछें कि कोई समतल दर्पण है और बता दीजिए उस समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है। देखो बच्चे, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। ये देखो क्या है, वृत्त है। हमको पता है वृत्त की त्रिज्या होती है, सीमित त्रिज्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल सीमित त्रिज्या होगी। लेकिन ये वक्राकार है, इसलिए इसकी त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो समतल दर्पण होता है, ये कैसा होता है? रेखीय दर्पण होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखीय दर्पण होता है, ठीक है ना। और सरल रेखीय दर्पण होगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी ना। आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। जिस चीज़ को अपन ज्ञात नहीं कर सकते वो क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको हम। समतल दर्पण की समतल दर्पण की त्रिज्या, समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? जब त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी तो अनंत होगी ना। तो लिख दीजिए इसको भी लिख देते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। फोकस दूरी भी कैसी होती है बच्चों? अनंत होती है। फोकस दूरी भी अनंत होती है। फोकस दूरी भी अनंत होती है। जब फोकस दूरी अनंत हो गई तो मैं पूछूं, बताइए समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? तो क्या देना? शून्य होती है। और क्या? जब त्रिज्या अनंत है और फोकस दूरी अनंत है तो इसकी जो है क्षमता कैसी होगी? शून्य हो जाएगी। तो लिख देंगे इसको भी लिख दीजिए। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। बच्चे, समतल दर्पण से संबंधित आवर्धन, मैं आवर्धन के टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा दिए बच्चों। आप लोग बताइएगा, ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है समतल दर्पण से संबंधित और परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा है, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अब इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक को विराम देता हूँ और आप लोगों से कमेंट्स में चाहूँगा कि आप लोग बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इसी के साथ विराम लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे कृष्णा, जय माँ शारदे, बाय बाय, सी यू अगेन।